Hello everyone, I welcome you all on your own channel Geo with Madhur, and today we are going to start the chapter number 2 from Civics Class 10th NCERT book, and the name of the chapter is Federalism. आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर की, जो कि इस बुक का सेकंड चैप्टर है। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन के बारे में, इसके क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं, फीचर्स हैं, और टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे इस चैप्टर में रिलेटेड टू द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ाया था, देन वी नोटिस देयर इज पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे लेकर जाने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म गाइस। बेसिकली फेडरल सिस्टम क्या होता है? Federal system is a type of government system, guys, in which there are two or more level of government. Okay, generally in any country there is a central government. We know them with the different names. उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कभी हम उनको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट तो हर कंट्री में होती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ उसकी रीजनल यूनिट्स भी होती हैं। कुछ कंट्रीज में उनको रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, जैसे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, तो फेडरल सिस्टम में होता क्या है? दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इट इज मिनिमम। इंडिया में तो तीन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इक्वली पावरफुल होती हैं, और उन दोनों को ही पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इसके कंपैरिजन में जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एज सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। फेडरलिज्म का मैंने सिस्टम आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया। तो सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जा सकता है, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। जो भी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो ले भी सकती है पावर और दे भी सकती है पावर। ओके, ये दोनों काम होते हैं। जबकि फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट टेक द पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट सपोज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देश के सारे काम देखती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के डे टू डे वर्क से काम करती है। कॉमन इंटरेस्ट के जो वर्क होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो लोकल वर्क्स होते हैं स्टेट से रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड देयर आर 7 फीचर्स मेंशन्ड इन द बुक फॉर द फेडरलिज्म। नंबर 1, जो कि आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से अलग तरीके के लेवल की गवर्नमेंट वहां पर होती है किसी भी फेडरल कंट्री के अंदर। जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट बोलो, और दूसरे लेवल पर होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट। ये तीनों नाम हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के अलग अलग। हमारी कंट्री में हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो पहला फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फीचर नंबर 2, द बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर एक ही सिटीजन को, एक ही सिटीजन होते हैं जिनको गवर्न करती हैं, बट विद द डिफरेंट जुरिडिक्शन। लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ये अलग अलग होता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में कोई रहता है। ओके, अब दिल्ली में रहने वाले पर्सन के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का भी राज चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राज चलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो अलग होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है यानी दिल्ली गवर्नमेंट रूल बनाती है वो थोड़े से अलग होते हैं। उनका टैक्सेशन सिस्टम भी दोनों का अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दोनों का अलग है। तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्निंग द सेम सिटीजन, लोग वही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो उनको गवर्न करती हैं वो 2 अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं। अब बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में। द थर्ड feature of the federalism is the jurisdiction of power. Now in federal form of government, the power is granted by the constitution, and both level of government are dependent on the constitution for their jurisdiction. Each tier of government is not dependent on each other, they are independent, and they seek power from the constitution. What they are supposed to do is told by the constitution, not by the central government to state government or state government to central government. Now another feature of the federalism is in case of any dispute between the 2 level of government, अगर दोनों लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कोई भी परेशानी आ जाती है पावर को लेकर, तो who will solve the problem?
As per the federal system, the court have the power to decide who is right and who is wrong. The Supreme Court, the top court of the country, generally the Supreme Court have the power to decide particular matter comes under which government's jurisdiction. ओके अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट के पास पावर है ये डिसाइड करने की कि ये काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी और ये काम किस गवर्नमेंट के अंडर आता है. मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं ये हमारा काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं ये हमारा काम है, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा. both these government will go to court and court will decide कि whose matter is this, and court will take the reference from the constitution. Okay, because constitution is the ultimate source of power in the federal system. This is another feature of federalism. अब आगे बढ़ते हैं. Next feature of the federal government is the taxation system. Both level of government can decide where to use the money and how to use the money. Nobody can interfere in between that. दोनों के पास टैक्सेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस होती है और दोनों ही अपने हिसाब से पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं. Now let's move on to the last feature of federalism. Federalism का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गाइस. फेडरलिज्म दो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है. एक है देश की यूनिटी को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना, और दूसरा है देश की रीजनल डाइवर्सिटी को साथ साथ लेके चलना, देश की विविधता को भी लेके चलना. इसे हम ऐसे समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश की पूरे देश को एक साथ लेकर चलती है तो पूरी कंट्री की यूनिटी का ध्यान रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, हर स्टेट एक दूसरे से अलग है, ये आप सब जानते हैं, तो वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की नीड्स हैं, वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फुलफिल ना कर सके, तो उस डाइवर्सिटी का ध्यान स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट के थ्रू रखा जाता है. ओके तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो जो ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम के, ये पूरे होते हैं थ्रू दिस थिंग. एंड इसके लिए भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस. एक तो द एग्रीमेंट ऑफ पावर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के म्यूचुअल जो डिसीजन होते हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट उनको फॉलो करे. ओके और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखें. दे शुड अबाइड बाय द लॉज डिसाइडेड टू शेयर द पावर एंड टू यूटिलाइज दैट पावर, और उसका काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ दोनों ही गवर्नमेंट को एक दूसरे पर यकीन होना बहुत जरूरी है, विश्वास करना बहुत जरूरी है, और दोनों ही गवर्नमेंट जो कानून है उसके हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, तब ही फेडरल सिस्टम सक्सेसफुल होता है. ओके तो यहाँ खत्म होता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम. देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए अलग अलग फेडरल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता. ये डिपेंड करता है उस कंट्री की हिस्ट्री पर कि वो कंट्री फेडरल सिस्टम कैसे बनी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये कंट्री फेडरल सिस्टम बनी, और उसी हिस्ट्री में डिसाइड होता है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होगी. हालांकि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इज ऑल अबाउट शेयरिंग द इक्वल पावर एट टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट ये सच थोड़ा सा अलग है. इस सच के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि फेडरल सिस्टम में किस गवर्नमेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर होगी वो डिपेंड करता है कि वो फेडरल कंट्री बनी कैसे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट द कंट्री बिकेम द फेडरल कंट्री. ओके उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी कंट्री के फेडरेशन बनने के पीछे दो तरीके होते हैं. सो जो सबसे पहला रूट है गाइज वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का. Sometimes what happened guys that some small countries, some small units, some small states come together and form a big country, become united and form a big country and they share their power with each other. वो अपनी sovereignty, अपनी power को share करते हैं, pool करते हैं, keeping their identity in their mind. Okay? अपनी identity को भी बनाकर रखते हैं और साथ ही साथ अपनी power को share करते हैं और इस तरीके से एक फेडरेशन बनाते हैं. उसे हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. इसमें छोटी छोटी कंट्रीज पास आती हैं और एक साथ मिलकर अपना एक बड़ा कंट्री या बड़ा ग्रुप बना लेती हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ यूएसए को, तो यूएसए का जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड यानी कि ये बहुत सारी स्टेट्स थी अलग अलग. ऑल दोज स्टेट्स केम टुगेदर, पूल्ड देयर पावर, gave their sovereignty in the hand of central government, keeping identity in their mind, keeping their regional identity as it was, and they became a big unit and they became more powerful
For the security reason, generally the states come together. So now they have become more powerful country, and this type of federation is called the coming together federation. और मेन बात, इसमें पावर का इक्वल शेयर होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होती है. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत बड़ी कंट्री अपनी पावर को छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर देती है. जैसे कि इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम. अब इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो एक पूरी कंट्री बनकर आज़ाद हुआ. तो इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड इट्स पावर अमंग द डिफरेंट स्टेट्स, ओके, टू होल्ड देम टुगेदर. बिकॉज कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको होल्ड नहीं कर पाती सम टाइम, एंड इट फील्स दैट द कंट्री कैन गेट डिवाइडेड. तो उसको कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, so that the states can have some autonomy and they can remain along with the central government. Okay, it's a kind of a plan to keep the country united, and that is why it is called holding together federation. कंट्री को होल्ड करने के चक्कर में ये फेडरेशन की जाती है. ओके, इसमें पावर शेयरिंग का कंसेप्ट थोड़ा अलग है गाइस. इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज पावर किसने शेयर करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जनरली हैव लेस पावर एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी फॉलो इन इंडिया. ऑल्दो वी आर अ फेडरल कंट्री, but we have more power in the hand of central government as compared to state government. Okay, so these are the two type of federal system guys, coming together federation and the holding together federation. और किस कंट्री में, किस फेडरल सिस्टम में, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस तरीके से फेडरल कंट्री बनी है. यूएसए वाला एग्जांपल कमिंग टुगेदर, या इंडिया वाला एग्जांपल होल्डिंग टुगेदर. Okay guys, I bring to the end of this topic federalism, meaning of federalism and the future of federalism, and we also discuss about the two different type of federal system. तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है एंड वीडियो खत्म होता है गाइज. आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो. अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल. आप देख रहे थे जियो विद मधुर. बाय बाय गाइज एंड एंजॉय.